Okay, student. So this is the next method for calculating working capital requirement. This is said to be the most practical method for calculating working capital. The name of the method is net current assets forecasting method. In this, first of all, the finance manager prepares the working capital forecasting statement. इस स्टेटमेंट को बनाने में यहाँ पर भी वही हम करेंगे, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, बट यहाँ पर करंट असेट्स विल बी एस्टिमेटेड फर्स्ट आइदर ऑन मंथली बेसिस और अगर वीक्स गिवन है तो वीकली बेसिस. फॉर मंथली बेसिस हम डिवाइडेड बाय 12 करेंगे एंड फॉर वीकली बेसिस वील डिवाइडेड बाय 52. Then after estimation of all the assets into or conversion of all the assets on monthly or weekly basis, हम उसका total लगाएंगे and that total will be given the name capital A. After that, जैसे हमने assets को estimation किया है वैसे same liabilities का estimation होगा either on monthly basis or weekly basis. Then after estimating and totaling for the liabilities, हम लोग वर्किंग कैपिटल निकालेंगे बाय डिडक्टिंग असेट्स फ्रॉम लाइबिलिटीज. एट लास्ट अगर कोई और कंटिजेंसीज या कोई और प्रोविजन बनाने के लिए बोला है तो वो बना करके उसमें ऐड करेंगे. नाउ जस्ट सी दिस परफॉर्मर. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. इस तरह का परफॉर्मर हम बनाएंगे. इसमें सबसे पहले वी विल बी एस्टिमेटिंग ऑल दी करंट असेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मंथ्स कंजम्पशन. जो भी स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का अमाउंट दिया है उसको हम डिवाइडेड बाय 12 करेंगे और अगर वीकली बेसिस पे है तो डिवाइडेड बाय 52. साइमल्टेनियसली वील गो फॉर वर्क इन प्रोसेस. अब वर्क इन प्रोसेस में जो 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स. तीनों को हम मंथली या वीकली बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे और इन तीनों का टोटल विल बी द टोटल ऑफ वर्क इन progress. Same we will go for stock of finished goods. इसमें भी तीनों एलिमेंट्स आएंगे. फिनिश्ड गुड्स के अंदर हमें यूज होता है रॉ मटेरियल, हमें यूज होता है लेबर एंड देन वी गो फॉर ओवरहेड्स. इन तीनों को मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे कन्वर्ट करके इन तीनों का जो टोटल रहेगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. देन सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री रिसीवेबल्स, इसको हम मंथली या वीकली बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे वॉट एवर गिवन इन द क्वेश्चन. पेमेंट इन एडवांस, दैट इज हमारा एनी प्रीपेड पेमेंट वी हैव डन. एट लास्ट बैलेंस ऑफ कैश विच इज गिवन, इसको हम एज इट इज लिखेंगे. इन सबका टोटल विल बी द टोटल ऑफ करेंट असेट्स जिसको हम कैपिटल ए नाम देंगे. उसके बाद करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स आता है, एनी लैग इन पेमेंट और कोई भी एक्सपेंसेस जो हमें गिवन हो जो कि कंपनी को पे करना है, जो कि कंपनी के दायित्व है यानी कि कंपनी की लाइबिलिटीज है, उनको हम यहाँ पर लिखेंगे और उन्हें भी मंथली और वीकली बेसिस पर हम लोग कन्वर्ट करेंगे एंड देन सबका एडिशन विल बी द एडिशन ऑफ करंट लाइबिलिटीज जिसको हम लोग मार्क करेंगे कैपिटल बी में. एट लास्ट current assets minus current liabilities, that is your working capital, will be calculated. After this, अगर क्वेश्चन में कोई प्रोविजन या मार्जिन फॉर कंटिजेंसीज उन्होंने अवेल करने के लिए कहा है तो उसको कैलकुलेट करके हम वर्किंग कैपिटल में ऐड करेंगे एंड एट लास्ट वी विल गेट नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड. These are certain following points जिसका हमें ध्यान रखना है. सबसे पहला पॉइंट हमारा है प्रॉफिट्स का. प्रॉफिट को हम इसमें कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि वर्किंग कैपिटल में प्रॉफिट का यूज होता ही नहीं है. पर अगर एज पॉइंट बी सेज अगर वर्किंग प्रॉफिट्स को हम वर्किंग कैपिटल में यूज कर रहे हैं तो उस प्रॉफिट में से सबसे पहले हमको इनकम टैक्स, ड्रॉइंग्स और डिविडेंड पेड माइनस करना पड़ेगा. उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसे ही हम वर्किंग कैपिटल में यूज करेंगे. बाकी नॉर्मल केसेस में हम लोग प्रॉफिट को इग्नोर कर देते हैं. Calculation for stock of finished goods and debtors should be made at cost unless otherwise asked in question. इसको हमेशा हम कॉस्ट पे बनाएंगे. अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों गिवन है तो हमेशा हम इसको कॉस्ट प्राइस पे बनाएंगे. बट अगर क्वेश्चन कहता है कि सेलिंग प्राइस पे बनाइए तो फिर आप जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करेंगे.
अगर क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस से रिलेटेड जानकारी नहीं गिवन है तो इसमें अब ऑब्वियसली वर्क इन प्रोग्रेस में हम मटेरियल, लेबर्स और ओवरहेड पूरे यूज नहीं होते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी वर्क इन प्रोसेस में रहते हैं। तो अगर कोई जानकारी यानी कि परसेंटेज में गिवन नहीं है तो हम मटेरियल को 100% यूज्ड कंजम्पशन मानेंगे, लेबर को 50% मानेंगे और ओवरहेड्स को भी 50% यूज मानेंगे। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। X and Y is desirous to purchase. Okay, so this is illustration number 9.1, page number 471. X and Y company is desirous to purchase a business and has consulted you. And one point at which you are asked to advise them is the average amount of working capital which will be required in the first year's working. X and Y एक कंपनी है, उन्होंने अपना बिजनेस अभी भी स्टार्ट किया है। वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप उन्हें एडवाइस करिए कि कितनी वर्किंग कैपिटल उनको उनके फर्स्ट ईयर में रिक्वायर्ड होगी। उन्होंने अपना फॉलोइंग डेटा दे रखा है। You are given the following estimates and are instructed to add 10% to your computed figure to allow for contingencies. उन्होंने contingencies के लिए ऑलरेडी मेंशन करके रखा है कि एंड में जब वर्किंग कैपिटल हम कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद उसमें हम लोग 10% ऐड करके नेट वर्किंग कैपिटल निकालेंगे, जैसे कि हमने परफॉर्मा में यहां पर देखा था। ओके, अब क्वेश्चन देखिए। एवरेज अमाउंट बैक्ड अप फॉर स्टॉक्स। अब क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट एवरेज अमाउंट ऑफ स्टॉक निकाल के दिया है फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड फॉर मटेरियल, तो यहां पर हम इसको मंथली या वीकली बेसिस पर कन्वर्ट नहीं करेंगे, इन्हें डायरेक्ट लिखा जाएगा। सेकेंड कम्स इज योर एवरेज क्रेडिट गिवन। यहां पर 6 वीक्स क्रेडिट है एंड 1.5 वीक्स क्रेडिट है फॉर इनलैंड सेल्स एंड फॉर एक्सपोर्ट सेल्स। अब क्योंकि यहां पर वीक गिवन है तो हम यहां पर इसे डिवाइडेड बाय 52 करेंगे। थर्ड इन्होंने इंफॉर्मेशन में गिवन है एवरेज टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड अदर आउटगोइंग्स। एनीथिंग जो भी बिजनेस के बाहर जाता है वो बिजनेस के पेमेंट्स में कहलाता है, तो वो बिजनेस के लिए होती है लाइबिलिटीज। तो यहां पर इन्होंने लिखा नहीं है पर ये सारी हमारी करंट लाइबिलिटीज है। वेजेस 1.5 वीक्स, स्टॉक एंड मटेरियल 1.5 मंथ्स, रेंट एंड रॉयल्टीज 6 months, क्लरिकल स्टाफ हाफ मंथ, मैनेजर इज फॉर हाफ मंथ, मिसलेनियस एक्सपेंसेस इज फॉर 1.5 months। नीचे उन्होंने लिखा है पेमेंट मेड इन एडवांस, हमने ऑलरेडी पेमेंट जिसको पेमेंट कर दिया है। सन्ड्री एक्सपेंसेस यानी कि ये है हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस जिसको हम कंसिडर करते हैं हमारी करंट असेट्स। इसका पेड इन क्वार्टरली है तो यहां पर डिवाइडेड बाय 4 होगा। अनड्रॉन प्रॉफिट्स ऑन द एवरेज थ्रू आउट द ईयर, एज हमने पहले भी डिस्कस किया है कि प्रॉफिट्स को हमको कंसिडर नहीं करना है तो इस प्रॉफिट को 11,000 को हम यहां पर इग्नोर कर देंगे। चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। करंट असेट्स में एज मैंने बताया पहले भी कि स्टॉक ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड मटेरियल दोनों का ही एवरेज निकला हुआ गिवन है, इसलिए यहां पर इसे हम कन्वर्ट नहीं करेंगे और जैसा था वैसे ही हम 5,000 और 8,000 लिख देंगे। नेक्स्ट इन्होंने दिया है डेटर्स। अब डेटर्स में यहां पर इनलैंड सेल 6 वीक्स दी है तो डेटर्स का ऊपर अमाउंट था 3,12,000, सो 3,12,000 6 वीक्स और हमको निकालना है 1 वीक का, तो वी विल हैव 5 डिवाइडेड बाय 52, तो 6 वीक्स का हमारा निकल गया 36,000। ओके, नाउ एक्सपोर्ट सेल्स 1.5 वीक्स। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो इन्होंने हमें 1.5 वीक्स गिवन था,
यहाँ पर इन्होंने 3 किया और नीचे वीक्स को डबल कर दिया, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। हम 78,000 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 52 जैसे हम कर रहे हैं हम वैसे ही करेंगे। तो ये 1.5 वीक का दैट इज 2250 आपका वैल्यू आ गया है। नेक्स्ट कम्स इज योर एडवांस पेमेंट्स ऑफ सन्ड्री एक्सपेंसेस। एडवांस पेमेंट ऑफ सन्ड्री एक्सपेंसेस एज मैंने बताया कि ये क्वार्टरली बेसिस पे था, तो क्वार्टरली बेसिस पे था इसलिए हमने इसको डिवाइडेड बाय 4 किया है। हमें एक क्वार्टर का निकालना है इसलिए 8,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 2,000। देन वी विल डू द टोटल इन्वेस्टमेंट इन करेंट असेट्स, इसको हम ए नाम दे देंगे। नाउ अब हमें जितने भी पेमेंट्स करने हैं तो पेमेंट्स में सबसे पहला था हमारा वेजेस हमारा था 1.5 वीक्स एंड डिवाइडेड बाय 52 वीक्स। क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने डबल करके यहाँ पर ये वीक्स भी डबल किए हैं, पर हम ये नहीं करेंगे। वी विल गो फॉर 2,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 वीक्स डिवाइडेड बाय 52 विच विल गिव अस 7,500। सेम वे स्टॉक ऑफ मटीरियल 1.5 मंथ्स था, इन्होंने उसको डबल करके यहाँ पर नीचे मंथ्स भी डबल किए हैं, तो ये हम नहीं करेंगे। हम लेंगे 48,000 इंटू 1.5 मंथ्स जो कि क्वेश्चन में गिवन है एंड डिवाइडेड बाय 12, तो हमारी वैल्यू आ गई 6,000। रेंट एंड रॉयल्टीज सही गिवन है 10,000 इंटू डिवाइडेड बाय 12 यानी कि 1 महीने का निकल गया, 6 महीने का निकाल के हम बाहर लिखेंगे दैट इज 5,000। क्लेरिकल स्टाफ में भी चेंजेस है 62,000 इंटू हाफ मंथ डिवाइडेड बाय 12। मैनेजर की सैलरी में भी 4,800 इंटू हाफ मंथ डिवाइडेड बाय 12। साइमल्टेनियसली फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस इट इज 48,000 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 6,000। हम इसका टोटल लगाएंगे, इस टोटल को हमने नाम दिया कैपिटल बी। अब हमें निकालना है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे वर्किंग कैपिटल दैट इज करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। करंट असेट्स थी हमारी 53,250 और हमारी करंट लाइबिलिटीज थी 27,300। हमारा वैल्यू आ गया है 25,950। इसमें अब हमें कहा गया था कि 10% कंटिंजेंसी के लिए हमको ऐड करना पड़ेगा। कोई भी ऐसी चीज आ जाए जिससे या कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसको हम अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं, उस चीज को ओवरकम करने के लिए हमें ये कंटिंजेंसी अलाउंस देना पड़ता है। तो जो हमारी वर्किंग कैपिटल निकली थी उसी के ऊपर हम @ 10% कैलकुलेट करेंगे और उसी में ऐड कर देंगे। जैसे आप देख रहे हैं 25,950 का 10% दैट इज 2,595 निकाल के उसी में ऐड किया और हमारी नेट वर्किंग कैपिटल आ गई 28,545। बड़ी गुड। एक और क्वेश्चन हम इस मेथड का देखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 9.8 पेज नंबर 481। ओके, तो इस क्वेश्चन में देखिए Messrs ABC Limited have approached their bankers for their working capital requirement, who have agreed to sanction the same by retaining the margin as under. इस क्वेश्चन को समझिए। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ABC लिमिटेड अपने बैंकर्स के पास गए और उन्होंने कहा कि हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए आप हमें कुछ अमाउंट सैंक्शन कर दीजिए। तो बैंकर्स एग्री हो गए, पर उन्होंने बोला कि हम आपको अमाउंट सैंक्शन तो कर देंगे, लेकिन रॉ मटेरियल पर हम इन चारों चीज़ों पर ये फॉलोइंग मार्जिन्स रखेंगे। रॉ मटेरियल पे 20%, स्टॉक इन प्रोसेस पे 30%, फिनिश्ड गुड्स पे 25% और डेटर्स पे 10%। इसका हमारे एंड में इसका यूज रहेगा, तो पहले हम कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद ये देखेंगे। Now, from the following projections for 2014-15, you are required to work out the working capital required by the company. सबसे पहले हमें निकालना है कि कंपनी को कितनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है और उस वर्किंग कैपिटल में से कितना अमाउंट बैंकर्स हमको सैंक्शन कर देंगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। एनुअल सेल्स दे के रखी है 14,40,000।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्वेश्चन में गिवन है इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन, दैट इज 1,20,000। अब हमें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेना होता है उसमें हम डेप्रीसिएशन को इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि डेप्रीसिएशन एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इसीलिए सीओपी कैलकुलेट करने के लिए हम 12 लाख माइनस 1,20,000 करेंगे, तो दैट इज 10,80,000। ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्वेश्चन में 12 लाख गिवन है जिसमें कि डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड है। तो इस डेप्रीसिएशन को डिडक्ट करने के बाद, क्योंकि डेप्रीसिएशन एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसलिए उसको माइनस करने के बाद हम लोग 10,80,000 ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंसिडर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। रॉ मटेरियल परचेजेस 7,05,000। मंथली एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में 25,000 गिवन है। अब यहां पर देखिए, इन्होंने दिया है एंटीसिपेटेड ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड एंटीसिपेटेड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और साथ ही में रॉ मटेरियल परचेज भी गिवन है। तो हमें नेट अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नेट अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, नेट अमाउंट ऑफ सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारा कितना है, 1,40,000। इसमें हम ऐड करेंगे परचेजेस विच इज 7,05,000। जिसमें से हमको माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विच इज 25,000। तो हमारा नेट रॉ मटेरियल आया है 7,20,000 जिसको हम कंसिडर करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं दोबारा। ओके, इन्वेंट्री नॉर्म्स में रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड है 2 मंथ्स, वर्क इन प्रोग्रेस का होल्डिंग पीरियड है 15 डेज एंड फिनिश्ड गुड्स का होल्डिंग पीरियड है 1 मंथ। द कंपनी एंजॉयज अ क्रेडिट ऑफ 15 डेज ऑन इट्स परचेज। अभी हमें जो क्रेडिटर्स का होल्डिंग पीरियड है वो है 15 डेज एंड 1 मंथ क्रेडिट टू इट्स डेटर्स, और डेटर्स का होल्डिंग पीरियड है 1 मंथ। On sales order, the company has received an advance of 15,000. ये ध्यान रखिए कि कभी भी कंपनी को कोई एडवांस मिलता है तो वो कंपनी की अक्रूड इनकम हो जाती है, और अक्रूड इनकम कभी भी, मैं दोबारा रिपीट करती हूं, कभी भी कंपनी को कोई एडवांस मिलता है, कोई भी एडवांस इनकम मिलती है तो वो अक्रूड इनकम कहलाती है, जिसमें काम हुआ नहीं है उसके पहले ही आपको इनकम मिल गई है। तो ऐसी इनकम लाइबिलिटी कहलाती है, क्योंकि हम पेमेंट ले चुके हैं तो हमें काम करके देना ही पड़ेगा। सो ऐसी इनकम लाइबिलिटी कहलाती है। तो जो 15,000 है एडवांस ऑर्डर फॉर कंपनी फ्रॉम सेल्स, इसको हम लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे। यू मे अज्यूम दैट प्रोडक्शन इज कैरीड आउट इवनली थ्रू आउट द ईयर एंड मिनिमम कैश बैलेंस डिजायर्ड टू बी मेंटेन इज 10,000। चलिए यहां पर देखते हैं अब हम, कैश बैलेंस 10,000 है जो मेंटेन करना है हमको। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2 months is the holding period and 7,20,000 is the amount of material जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। So 7,20,000 into 2 divided by 12, that makes 1,20,000. स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज फॉर 15 डेज। जैसे मैंने बताया वर्क इन प्रोग्रेस का हम कैलकुलेशन करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 10,80,000, सो 10,80,000 into 0.5 divided by 12. स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज 1 month,
अगेन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का कैलकुलेशन भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे होता है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 10,80,000. सो इट इज 90,000. फॉर डेटर्स अगेन calculation will be on cost of production. Cost of production is 10,80,000. Holding period is 1 month and divided by 12. So amount for debtors is 90,000. Monthly expenditure question में हमको given है which is 25,000. Okay. Now current liabilities निकालेंगे. Current liabilities में हमें दिया है creditors. So creditors में सबसे पहले 15 days का हमको amount दिया है. अच्छा जी, अब क्रेडिटर्स कब बनेंगे? जब उधारी में माल खरीदा जाएगा. उधारी में यहां पर क्या खरीदा है? रॉ मटेरियल. कितने का? 7,05,000 का. बाकी क्योंकि जो रॉ मटेरियल था वो था हमारा, यहां पर देखिए, रॉ मटेरियल परचेज इज 7,05,000. परचेज सिर्फ जितने की हुई है, क्रेडिटर्स सिर्फ उतने ही अमाउंट से बनेंगे. सो यहां पर आपका जो क्रेडिटर्स का कैलकुलेशन होगा वो 7,05,000 पे होगा. दैट इज 0.5 डिवाइडेड बाय 12. अगेन जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि एडवांस रिसीव फ्रॉम डेटर्स इज कंसिडर्ड एज एक्रूड इनकम विच इज द लाइबिलिटी. यहां पर ये 15,000 आएगा. नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द कंपनी इज A माइनस B, यानी करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, विच इज 3,35,625. अब यहां पर देखिए, हमने निकाल लिया कि हमारी कंपनी को, मतलब कि ABC लिमिटेड को वर्किंग कैपिटल कितनी जरूरत है? 3,35,625 की जरूरत है. अब बैंकर्स हमें कितना अमाउंट सैंक्शन करके देंगे वो हमें निकालना है. जब हमने कैलकुलेशन किया था तो रॉ मटेरियल कंपनी को चाहिए था 1,20,000 का, वर्क इन प्रोग्रेस 45,000 का, फिनिश्ड गुड्स 90,000, डेटर्स 90,000 एंड एक्सपेंसेस टू बी मेंटेन एट 25,000. रॉ मटेरियल का उन्होंने कहा था सैंक्शन हम आपको मार्जिन 20% मार्जिन यानी कि 24,000 मार्जिन काट के 96,000 विल बी अलाउड बाय बैंकर्स. 45,000 पे 30% यानी कि 13,500 को डिडक्ट करके 31 बाय द बैंक. वैसे ही फिनिश्ड गुड्स का 25% एंड डेटर्स पे 10% साइमल्टेनियसली काट के ये हमारा अमाउंट है. एंड आउट ऑफ द वर्किंग कैपिटल दैट इज 3,35,625 रिक्वायर्ड, बैंकर्स हमको सैंक्शन करेंगे 2,76,000. सो रेस्ट विल बी रेज्ड बाय द कंपनी. So that's all for the working capital management chapter. अगर आपको प्लीज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी पर्सनली. थैंक यू.